दोस्तों नमस्कार। ना तो एक पार्टी का रुतबा है, ना ही एक चेहरे के आसरे यह चुनाव है, ना ही देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बीजेपी का आचार व्यवहार और उसका आकार शायद इस देश के लोकसभा चुनाव को अपने साथ लेकर चल पाने की स्थिति में है। राजनीतिक तौर पर बीते दो चुनाव से हटकर यह चुनाव है। बावजूद इसके ध्यान दीजिए, हर कोई ताना बाना बुनता है कि 2014 का चुनाव याद कर लीजिए, 2019 का चुनाव याद कर लीजिए, और कमोवेश हर चुनाव में बीते दो चुनाव का जिक्र होता ही है। लेकिन भारत की राजनीति का सच तो यह भी है कि हर 10 बरस के बाद जनता खुद चुनाव लड़ती है। और इन पन्नों को अगर पलटिएगा तो आप पलटते पलटते 1977 में चले जाइए। इमरजेंसी के तुरंत बाद का चुनाव, इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद का चुनाव 1984, यानी 77 का चुनाव, 84 का चुनाव, फिर उसके बाद मंडल कमंडल और राजीव गांधी की हत्या के बाद का चुनाव 1991, और उसके बाद की परिस्थिति में आपके जहन में 2004 का चुनाव आकर खड़ा हो जाएगा। उस वक्त भी जनता ही निकली थी, और उसके बाद 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब भी जनता ही निकली। और 2024 के अक्स तले अब आप 2014 या 2019 मत देखिए, क्योंकि 2019 और 14 के आंकड़े आपको डगमगाने लगेंगे, जबकि इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां इस देश की राजनीति को डगमगाते हुए देख रही है। और शायद इसीलिए यह चुनाव जनता का है। और इसके दायरे तले अगर अलग अलग राज्यों की परिस्थितियों को आप पलटेंगे तो हर राज्य में कमोवेश आपको कोई ऐसी धारणा दिखाई देगी नहीं जहां आप ठसक के साथ कह सकें, हां पिछली बार यह हुआ, इस बार भी यही होगा। आप गुजरात को लेकर कह सकते हैं, लेकिन गुजरात में भी देखिए सूरत की स्थिति कैसी हो गई। गांधीनगर में उम्मीदवारों को वापस लेना या उनका अपहरण करने के किस्से अब खुलकर चलकर आने लगे हैं। यानी पुरानी स्थितियों को उसी अनुकूल इस चुनाव में रखा जाए, इसके लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया जा रहा है। लेकिन आज तो मौका किसी और बात का है। इस देश के भीतर में जो सामाजिक परिस्थितियों के मुद्दों को सतह पर राहुल गांधी लेकर आ गए, और राहुल गांधी के जरिए इंडिया गठबंधन से जुड़े तमाम क्षत्रपों के सामने यह सवाल खड़ा हो गया कि वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वह भी उस छाया तले खड़े हो गए। और इसीलिए आप ध्यान दीजिए, इस देश का 40% वोटर, उन वोटरों की अगुवाई करने वाला उनके भीतर का कोई नेता मौजूद नहीं है। मुस्लिम कोई नेता आपको नजर आता है जो देश के मुस्लिमों को अपने अनुकूल राजनीतिक तौर पर खड़ा कर सके? नहीं नजर आएगा। दलित, क्या वाकई आपको नजर आता है इस देश के भीतर कोई दलित नेता इस तौर पर खड़ा है? मायावती का जिक्र हो सकता था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में ही वह खामोशी के साथ एक एक पग बढ़ा रही है कि पता नहीं पीछे से कौन सी परिस्थितियां इस दौर में दिल्ली की सत्ता के जरिए एक चाल चल दे और उनके सामने मुश्किल खड़ी हो जाए, तो फिर दलितों को अपने नेता के तौर पर कौन सी पहचान है? और यही सवाल आदिवासियों को लेकर है, शेड्यूल ट्राइब को लेकर है। और इन तीनों को मिलाइएगा तो 40% जनसंख्या, 40% वोटर एक ऐसा वोटर है जो अलग अलग राज्यों में अपने अपने मुद्दों के आसरे, अपने समुदाय और अपने नेताओं के आसरे और अपनी जरूरतों के आसरे राजनीतिक तौर पर इस संघर्ष की तरफ सिर्फ देख रहा है। और अगर आप पुराने चुनाव को एक साथ जोड़ दें तो फिर वो सवाल होगा, वह चीज कैसे दोहराई जा सकती है? और इन्हीं परिस्थितियों में महाराष्ट्र की राजनीति, वहां पर तो इतनी चीड़फाड़ कर दी गई और इतनी सर्जरी हुई पॉलिटिकल तौर पर, जिसमें इस देश के सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ गया कि राज्यपाल भी असंवैधानिक कार्य कर रहे थे। खुले तौर पर चुनाव आयोग की भूमिका, महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना और एनसीपी के दो फाड़ हुए तो उसमें उसकी भूमिका सत्तानुकूल कैसी है, यह खुलकर निकल कर आ गया। असल सवाल यही है कि इस चुनाव में बहुत कुछ तय होना है, और 2024 के बाद की स्थितियां इस देश में उन राजनीतिक दलों और नेताओं को सहेजकर बचाकर रख पाएगी जो 2024 में चल पाएंगे। और चल पाने की स्थिति में इस देश के वोटरों को तय करना है। और शायद इसीलिए
महाराष्ट्र के भीतर पहली बार तीसरे चरण के चुनाव में जिन जगहों पर वोट होनी है वह 3 अलग अलग क्षेत्र हैं, अपने अपने सामाजिक मिजाज के बिल्कुल अलग क्षेत्र हैं। पश्चिम महाराष्ट्र की स्थिति मराठवाड़ा से अलग है, मराठवाड़ा की स्थिति कोंकण से अलग है और तीनों जगहों पर इस बार वोट होनी है। समूची सीटों पर नहीं, लेकिन अधिकतर सीटों पर वोट होनी है। यानी शिवसेना असली कौन है, एनसीपी असली कौन है, और जो नकली कहकर चुनाव प्रचार, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, जो नकली शिवसेना, नकली एनसीपी का जिक्र कर रहे हैं, उनके बारे में भी तय हो जाएगा। तो बहुत सारे सवाल इस दौर में अटके हुए हैं और शायद ये राजनीतिक तौर पर एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करना नहीं बल्कि तंज कसने के तौर पर है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री खुद जिस विलास में डूबे रहते हैं या जिस विलास के आश्रय उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, वो चाहे 8,000 करोड़ का हवाई जहाज हो या उनके साथ चलने वाली दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियों का रेला हो। इस दौर में एसपीजी की सुरक्षा भी जो लगभग 45 करोड़ रुपए जिस पर खर्च होते हैं वो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए है। प्रधानमंत्री ने ही चाहा तो इस देश में नया प्रधानमंत्री की इच्छा अनुरूप संसद भवन खड़ा हो गया। क्या कुछ बनाया गया, कैसे बनाया गया, कॉरपोरेट को कितना लाभ कैसे दे दिया गया, सब कुछ चुनाव के दायरे में है। लेकिन चुनावी दौर में यह मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो इस देश में जमीनी हकीकत से उपन्ने वाले छोटे मोटे वोटरों की चाहत में तब्दील हो गया है और इसीलिए जवाब और प्रति जवाब दोनों की परिस्थिति यह देश देख रही है। तो आइए आज एक एक राज्यों के पन्ने को खोले। उससे पहले हमें लगता है एक जवाब प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री ने जब शहजादा कहा तो उसकी पूरी व्याख्या कर डाली और कहा आप खुद शहंशाह हैं। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ ये शहजादे 4,000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? दरअसल बात प्रधानमंत्री की रईसी की नहीं है, प्रधानमंत्री के इस देश के लोगों के साथ सरोकार की भी है। प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। मणिपुर की घटना जब हुई उसके बाद पूरे 1 साल का वक्त गुजर चुका है, यानी 3 मई 2023 और आज की तारीख में जब आप मई के महीने में खड़े तो इस 1 बरस के भीतर हर दूसरे दिन प्रधानमंत्री इस देश के भीतर यात्रा पर थे। यानी इन्होंने लगभग इस देश के भीतर में 167 यात्राएं की हैं, लेकिन कोई यात्रा भी मणिपुर तक नहीं पहुंची। तो सरोकार का मतलब क्या हो सकता है, यह सवाल मणिपुर की परिस्थितियों के साथ नहीं है। इस देश के भीतर जिन 40% लोगों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदाय भी है, सीधे कहें तो मुस्लिम समुदाय भी है। उसके भीतर उठते हुए सवाल, प्रधानमंत्री भाषणों में इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि देखिए वोट जिहाद तक का शब्द आ गया। मसला यह भी नहीं है, क्योंकि जरा इन परिस्थिति को समझने की एक एक तरीके से कोशिश कीजिए। हमने जब जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने 167 यात्राएं की 3 मई के बाद से 3 अप्रैल तक के बीच में, तो उस दौर में वह कमोवेश हर राज्य में गए। और जब मणिपुर की घटना हो रही थी तब भी वह कर्नाटक में चुनाव प्रचार उस वक्त कर रहे थे विधानसभा का। कर्नाटक और राजस्थान लगातार घूम रहे थे और ऐसा भी नहीं है कि उस दिशा में प्रधानमंत्री ने देखा ही नहीं। पिछले 2 महीने यानी फरवरी मार्च के दौर को अगर आप देखिएगा तो फिर असम
और त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, असम तो 3 बार गए प्रधानमंत्री, अरुणाचल प्रदेश गए, त्रिपुरा गए, लेकिन मणिपुर की तरफ वो नहीं गए। 167 यात्राएं इस देश के भीतर, 14 अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं, लेकिन ना लद्दाख को छुआ ना मणिपुर को छुआ। यह तो किसी को भी नजर आ सकता है, लेकिन सवाल जब यह होगा कि 2019 में, जिसका जिक्र इस देश में तमाम जो भी चुनाव का विश्लेषण करते हैं करते जरूर है, कि बीजेपी को आदिवासियों के लगभग 50%, 49.1% वोट पिछली बार मिले थे, क्या इस बार इतने वोट मिल सकते हैं? क्योंकि आदिवासियों के सवाल जो जल जंगल जमीन के हैं वो खुले तौर पर सामने हैं। कॉरपोरेट के हाथों जमीन कैसे दी गई, क्या हुआ छत्तीसगढ़ में, क्या हुआ झारखंड में, यह कोई बताने की जरूरत नहीं है। कौन से कॉरपोरेट हाउसेस को माइनिंग की कौन सी जमीन दी गई, यह भी बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ राजनीतिक तौर पर यह समझिए कि यह मुद्दा बन गया, और विपक्ष ने अगर इसको मुद्दा बनाया तो आदिवासियों के भीतर भी यह सवाल उठने लगा। और इसीलिए अगर आप ध्यान दीजिए तो आदिवासी और दलितों के बीच, शेड्यूल कास्ट के बीच 41% वोट बीजेपी को मिले थे। यानी 49.1% आदिवासियों के वोट, 41% दलितों के वोट। मुस्लिमों के वोट सिर्फ 10% मिले थे, क्योंकि मुस्लिम तो 2014 से उनकी फहरिस्त में नहीं थे, और वो फहरिस्त धीरे धीरे और साफ होती चली गई। कांग्रेस के पास सिर्फ 30% आदिवासियों के वोट थे, शेड्यूल कास्ट यानी दलितों के वोट सिर्फ 28% थे। ओबीसी के इस दौर में राजनीतिक मुद्दा बना, खुद प्रधानमंत्री ने खुद को ओबीसी बतलाया, तो इसका लाभ मिला, और 58% वोट ओबीसी के 2019 में बीजेपी को मिले थे। लेकिन क्या इस बार वो रिपीट हो सकता है? कांग्रेस को सिर्फ 18% वोट मिले थे और बाकियों को 24% वोट मिले थे। लेकिन क्या 58% ओबीसी के वोट इस बार बीजेपी को मिल सकते हैं? कोई भी कहेगा सामाजिक परिस्थितियों में ना तो दलित, ना आदिवासी, और ना ओबीसी, और ना मुस्लिम के वो 10% वोट भी नहीं मिलेंगे। क्या ऐसी स्थिति आ गई है? तब बाकी जगहों की क्या स्थिति होगी, यह सिर्फ सोचा जा सकता है। और खास तौर से 2019 में बेरोजगारी इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन 18 से 25 बरस की उम्र के बच्चों के वोट 44% बीजेपी को मिले थे। 26 से 35 बरस की उम्र के बच्चे के लोग 46% वोट मिले थे, और इसी लिहाज से देखिएगा तो तकरीबन 43 से 47% के बीच हर उम्र के लोगों के वोट बीजेपी को मिले थे। और दूसरी तरफ कांग्रेस के पक्ष में 26% से 30% के बीच वोट रेंग रहे थे। लेकिन क्या यह दोबारा रिपीट हो सकता है? नहीं होगा। और शायद इसीलिए आपको आदिवासी बहुल इलाके, वो छत्तीसगढ़ हो या झारखंड हो, वहां की परिस्थिति को अगर आप समझिए तो वहां पर भी जो सवाल इस दौर में उठ रहे हैं, चाहे वह छत्तीसगढ़ हो, चाहे अपने तौर पर झारखंड की स्थिति हो। झारखंड में संथाल, मुंडा हो, ये जातियां, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के भीतर गोंड है, कांवर है, भात्रा है, ये आदिवासी प्रमुख इलाके हैं जहां पर जिनकी ज्यादा जनसंख्या है, और अब वहां पर वोटिंग की परिस्थिति आ रही है। और छत्तीसगढ़ में अब जहां पर चुनाव होने हैं तीसरे चरण में, उसकी लिस्ट बहुत साफ बतलाती है कि वहां पर सभी सीटों पर बीजेपी जीती। उसमें सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, सभी सीटों पर। सरगुजा और रायगढ़ आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट है। लेकिन सवाल एक सबसे बड़ा है कि प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं तो राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से है, इसका जिक्र करते हैं, तो क्या यह वोट शिफ्ट हो सकता है? या झारखंड का मुख्यमंत्री चुना हुआ जेल में है, क्या वो वोट शिफ्ट हो सकता है जेएमएम की तरफ? यह सवाल कहीं बड़ा है। चुने हुए प्रतिनिधि को जेल में डालना और दूसरी तरफ राष्ट्रपति आदिवासी या उनके नाम पर वोट को मांगना, यह एक ऐसी परिस्थिति है जो सही मायने में कहें तो झारखंड और छत्तीसगढ़ की कुल मिलाकर 25 सीटें हैं। इनमें से 9 सीट सुरक्षित है। इनमें से सिर्फ एक बस्तर की सीट हटा दीजिए तो फिर ध्यान दीजिए लगभग सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। और उसके बाद जब आप इन परिस्थिति में आते हैं तो अगला सवाल यह है कि अब वहां पर जो आदिवासी बहुल सीटें हैं, जैसे राजमहल जो झारखंड का इलाका है, दुमका जो झारखंड का इलाका है, खूंटी, लोहरदग्गा, सिंहभूम, ये 5 सीटें सुरक्षित हैं। यहां पर सिर्फ सिंहभूम की सीट कांग्रेस ने जीती थी, जो गीता कोड़ा जीती थी वह भी बीजेपी में शामिल हो गई। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1 सीट जीती थी, राजमहल की।
और उसी तरीके से छत्तीसगढ़ के भीतर अगर आप देखिएगा तो वो सरगुजा की सीट हो, रायगढ़ की सीट हो, कांकेर की सीट हो और बस्तर की सीट में बस्तर ही सिर्फ कांग्रेस जीती थी, बाकी तीनों जगहों पर बीजेपी जीती थी। तो क्या आदिवासी मुख्यमंत्री के जेल में होने का असर, आदिवासियों से जुड़े सवालों का असर और आदिवासियों के साथ इस देश के कॉरपोरेट के पूंजी और उनके बिजनेस का जुड़ाव, ये अगर राजनीतिक मुद्दा है तो फिर झारखंड और छत्तीसगढ़ के भीतर भी जो एक परिस्थिति नई पलट रही है वह सिर्फ महसूस की जा सकती है। बावजूद इसके आज आदिवासी इलाके में प्रधानमंत्री थे, जंगल झाड़ के बीच से उनका अपना रोड शो निकल रहा था। नाम रोड शो था लेकिन सड़क नहीं थी। तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री जिस इलाके में आदिवासियों के बीच रोड शो कर रहे थे, जहां रोड भी नहीं था, उन इलाकों की पहचान तो यही है कि अगर कोई भी गाड़ी उस क्षेत्र से गुजर जाए तो इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर गाड़ी देखने के लिए आज भी जमा हो जाते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री का काफिला, तो लोगों की भीड़ प्रधानमंत्री को देख रही थी, उनके सुरक्षा कर्मियों को देख रही थी, गाड़ियों की चमकती हुई लहरों को पढ़ रही थी, क्या देख रही थी। लेकिन सच तो यह भी है कि बीते चुनाव में आदिवासियों की सीटें जो सुरक्षित होती हैं इस देश के भीतर में 47 सीट, उसमें से 31 सीट अपने तौर पर बीजेपी ने जीती थी, यानी 47 में से 21 सीट कांग्रेस सिर्फ 4 सीट जीत पाई थी। यह सच है। और इस सच का दूसरा मतलब यह भी है कि लगभग 12-13% वोट 2014 की तुलना में आदिवासियों के ज्यादा वोट बीजेपी को मिले थे। तो क्या वाकई इस दौर में जो आदिवासी इलाके हैं या आदिवासियों की सुरक्षित सीट है वह उम्मीदवारों के आसरे उस देश की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को पढ़ पाने की स्थिति में आदिवासी आ गया है? और शायद यही वजह है इस देश में पहली बार मैनिफेस्टो की राजनीति हो रही है और अपने मैनिफेस्टो में लिखे हुए शब्दों को पहुंचाने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। और खुद राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तमाम लोग अपने मैनिफेस्टो को लिखी बातों का जिक्र इस बात से कर रहे हैं कि देखिए, जिन राज्यों में भी हमने मैनिफेस्टो को बनाया वहां सत्ता में आए तो लागू कर दिया। तो मैनिफेस्टो में लिखे हुए शब्द भी पहली बार उस जनता की जुड़े हुए शब्दों से मेल खा रहे हैं। और इन सब के बीच जब चुनी हुई सरकार का जिक्र हो और प्रधानमंत्री अपने तौर पर कहें कि देखिए उन्होंने एक करप्ट मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, वह मुख्यमंत्री आदिवासी है, तब क्या होगा? सुनिए पहले उनकी बात। एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के गंभीर मामलों में जेल में बंद है। अब आप मुझे बताइए, कोई आपके घर में चोरी कर जाए तो आप उसको सजा चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? अगर आपके घर में चोर घुस जाए और आपका कुछ लेकर के चला जाए तो आप उसको पकड़ना चाहते कि नहीं चाहते हैं? आप चाहते कि नहीं चाहते उसको सजा मिले? चाहते कि नहीं चाहते? अगर आपके घर में कोई चोरी कर जाए, उसको जेल भेजना चाहते हैं, तो ये झारखंड भी तो आपका घर ही है ना, ये झारखंड आप ही का है ना। उसमें कोई चोरी कर जाए तो वो जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बड़ी लंबी फेरिस्त है भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों की, और वह भी झारखंड के भीतर। प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र तो कर दिया, लेकिन गीता कोड़ा उनके साथ है, मधु कोड़ा उनके पति बीजेपी के साथ खड़े हुए। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा घोटाला घपला आरोप के साथ कन्विक्टेड तौर पर मधु कोड़ा की राजनीतिक पहचान झारखंड के भीतर है। और भी मुख्यमंत्रियों की लंबी फेरिस्त है। तो क्या आदिवासी इन बातों को महसूस झारखंड में नहीं कर रहा होगा? या आदिवासी समुदाय के भीतर से कौन निकल कर आता है जो अपने बूते मुख्यमंत्री बन जाए? छत्तीसगढ़ में भी दिल्ली को
अपने राजनीतिक समीकरणों के जरिए हेरफेर करना पड़ा, जहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री एक आदिवासी को यह कहकर बनाया कि देखिए हम पहले व्यक्ति हैं जो एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन अपनी राजनीति को साधते हुए आगे बढ़े थे। सवाल यही है कि अपनी राजनीति अपने तौर तरीकों के साथ साधते हुए महाराष्ट्र के भीतर भी, चाहे वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हो या शरद पवार की एनसीपी हो, इनके राजनीतिक करप्शन का जिक्र हो या राजनीतिक तौर पर इनके भ्रष्टाचार का जिक्र हो, इस दौर में सारी बातें धीरे धीरे आकर यहां पर खड़ी हो गई कि इस देश में कानून सिर्फ एक ही व्यक्ति के अनुसार चलता है और वह दिल्ली में बैठी हुई ताकत के साथ खड़ी राजनीतिक सत्ता है। उसने चाहा तो शिवसेना को तोड़ दिया, उसने चाहा तो शिवसेना बनाने वाले शख्स के बेटे को शिवसेना नहीं दी, उसने चाहा तो चुनाव चिन्ह भी छीन लिया, उसने जो चाहा सो किया। और शायद इसीलिए अब तीसरे चरण में जो कोंकण की 2 सीट है, रत्नागिरी और रायगढ़ की सीट एनसीपी जीती थी जिसमें 2 फाड़ हो गया, वो उधर चले गए। रत्नागिरी की सीट शिवसेना ने जीती थी, 2 फाड़ हो गया, वह एकनाथ के साथ चले गए। मराठवाड़ा के भीतर की 2 सीट पर लातूर और उस्मानाबाद, उसमें भी 2 फाड़ किया गया, उस्मानाबाद में शिवसेना थी, वो उधर चले गए। पश्चिमी महाराष्ट्र के भीतर की 7 सीटों पर होने हैं। बारामती की परिस्थिति तो यह है कि ननद भाभी आमने सामने आकर खड़ी है जहां पर वोटिंग होनी है। सोलापुर, कोल्हापुर, माधा की सीट, सांगली की सीट, सतारा की सीट, हटगंगाल की सीट, इन जगहों पर अगर आप देखिएगा तो इन 11 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, शिवसेना 4 सीट और एनसीपी 3 सीट पर जीत हासिल की है। लेकिन क्या यह एक सिंपैथी वेव होगा जो राजनीतिक तौर पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ खड़ा होगा क्या ये एकनाथ या उद्धव, कौन असली शिवसेना है, इसको तय करना है तीसरे चरण में? शरद पवार या अजीत पवार, एनसीपी किसकी है, क्या यह तय करना है? बीजेपी अपने बूते चुनाव कैसे जीत पाएगी, यह भी तय होना है, क्योंकि इससे पहले के तमाम चुनाव में बीजेपी को जरूरत पड़ती थी और उसकी जरूरत जब पड़ती थी तो सवाल होता था कि शिवसेना साथ में है। इस बार तो बटी हुई शिवसेना है, इस बार तो बटी हुई एनसीपी तो कभी साथ में नहीं आई। तो ये राजनीतिक तौर पर जो घालमेल की परिस्थितियां आई हैं, उसमें वहां से जुड़े मुद्दे, चाहे वह शुगर मिल के मुद्दे हों, चाहे किसानों की उपज से जुड़े हुए सवाल हों, चाहे वहां पर जीएसटी का सवाल जो व्यापारियों को परेशान कर रहा है, इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द पहली बार यह भी मुद्दा है कि दिल्ली में बैठकर राजनीतिक समीकरण नेताओं के आश्रय और राजनीतिक दलों को तोड़कर क्या बनाए जा सकते हैं कि आपको सत्ता तक पहुंचा दें, या एक ऐसी परिस्थिति बन गई है इस देश के भीतर जहां जनता 10 बरस के बाद यानी 2014 के बाद वह इस बात को समझ गई कि दरअसल स्थिति कुछ और है। और शायद इसीलिए उस नब्ज पर उंगली पहली बार प्रियंका गांधी ने और कहीं नहीं गुजरात में रख डाली और यह कहा कि गुजरात को जितना निचोड़ना था निचोड़ लिया। उसके बाद गुजरात की जमीन छोड़कर फुर्र हो गए और पहुंच गए बनारस। सुनिए जरा क्या कहा। घिरे हुए हैं सत्ता से, अब आपको नहीं पहचानते, आपको नहीं जानते। बताइए, अगर गुजरात की जनता से कटे नहीं होते तो यहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? गुजरात से क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? इतनी दूर जाकर वाराणसी में क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि कट चुके हैं आपसे। आपसे जो फायदा निकलना था बहनों और भाइयों, निकाल लिया। आपने सत्ता दी, मुख्यमंत्री बनाया, कई बार बनाया, यहां उनको सत्ता मिली, नाम मिला, आपके समर्थन से उनको सम्मान मिला, यहां से चले गए प्रधानमंत्री बनने, आपको भूल चुके हैं और आपसे कट चुके हैं। हो सकता है प्रियंका गांधी जब ये कह रही हो तो उनके जहन में यह सवाल हो कि राहुल गांधी रायबरेली से क्या उतरे, बीजेपी ने निशाना साध दिया और यहां तो प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात को ही छोड़ दिया है। लेकिन मसला कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि पहली बार चुनाव में राजनीतिक सत्ता पाने के लिए कौन कौन सी विचारधारा और कौन कौन से समीकरण और कौन कौन से मुद्दे और कौन कौन सी चकाचौंध को अपने साथ लेकर चला जा सकता है, इसका खुला खेल इस दौर में हो रहा है। और शायद इसीलिए जो भी राजनीतिक समीकरण अलग अलग राज्यों में बने हैं, उस समीकरणों के दायरे में सबसे बड़ा जातीय समीकरण है
और पहली बार बीजेपी के द्वारा अपनी सत्ता तक पहुंच या सत्ता बरकरार रखने के लिए जो जातीय समीकरण है उसी में सेंध लग रही है। ओबीसी का खेल उनके पल्ले पड़ नहीं रहा है। यह पहली बार बड़ी बात है कि जिस खेल को प्रधानमंत्री ने अपने नाम के साथ यह कहकर जोड़ा कि वो ओबीसी हैं, उसी ओबीसी में राहुल गांधी ने सेंध लगा दी। दूसरा सवाल है कि दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक इस देश का 40% वोटर यह जान ही नहीं पाया कि उसका नेता है कौन, और जो उनके साथ तमाम योजनाओं को जोड़कर उन्हें अपना अनुकूल बनाने की कोशिश हुई, एक झटके में मायावती को दरकिनार करना, हाशिए पर ढकेलना, आदिवासियों में से किसी नेता को पनपने न देना, मुस्लिमों को तो पूरे तरीके से दोयाम दर्जे में लाकर खड़ा कर देना, इस राजनीति ने इन 3 जातियों के भीतर या 3 समुदायों के भीतर बहुत सारे सवाल मौजूदा सत्ता को लेकर खड़े किए हैं। तीसरा बड़ा सवाल है कि अभी तक वोटरों के जरिए लाभार्थी की तादाद बीजेपी बता रही थी और लाभार्थी की संख्या वो कहती थी 40-44 करोड़ तक है, जहां सीधे बैंक में पैसा चला जाता है, लेकिन अब वो लाभार्थी भी वोटर में तब्दील हो रहा है और ये गले की फांस इस दौर में बीजेपी के लिए बन रही है कि अगर मोदी द्वारा निर्धारित और घोषित किए गई योजनाओं के लाभार्थी भी वोटर की शक्ल में सामने आएंगे, तब तो वह खुद चुनने लगेंगे क्या सही है क्या गलत। और आखिरी सवाल, दरअसल 2014 का चुनाव एक व्यक्ति के इर्द गिर्द था, 2019 का चुनाव एक व्यक्ति के इर्द गिर्द था, जिसमें जीत मिलेगी इस दिशा में बढ़ रहा था। लेकिन याद कीजिए 2014 का चुनाव एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं था, 2009 का चुनाव एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं था। वोटर अपने तौर पर अपनी परिस्थितियों को देख रहा था और शायद इसीलिए 10 बरस के बाद इस देश की जनता खड़ी होती है और 2014 के बाद 2024 में वो खड़ी हो रही है। उसके संकेत इन्हीं बातों को लेकर हैं कि इस देश के भीतर में कोई जाति हो, कोई समुदाय हो, कोई प्रोफेशनल तबका हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इस देश में कानून सबके लिए बराबर नहीं है। सत्ता ने जिसे चाहा उसे अपने साथ लिया, सत्ता ने जिसे चाहा उसे जेल की शिक्षों के पीछे पहुंचा दिया। और राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा इस देश की शिराओं में अगर दौड़ रहा है तो फिर उसकी सबसे बड़ी वजह या सबसे बड़ा संकेत तो यही है कि वोटर खामोश है। और वोटर की खामोशी वोटर को चुनाव मैदान में ले ही आती है, जो इस वक्त झारखंड हो या छत्तीसगढ़ हो या महाराष्ट्र की परिस्थितियां हो, तीनों जगहों पर नजर आने लगा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।